कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा पहला लेक्चर पॉलिनोमियल पे हुआ था और जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स की सारी बेसिक चीज़ें बताई थी कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, फिर हमने बात की थी टर्म्स क्या होते हैं, पावर्स के आधार पे वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसका पार्ट फर्स्ट देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत बेसिक पार्ट है, उसके आगे का ये पार्ट है। आज हम लोग जानेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, ये जीरोस क्या होती है, ये कॉफिशिएंट क्या होती है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बैठ जाइए एकदम बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके। आज हम एक्सरसाइज भी करेंगे क्लास 10th के लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, देखिए मैंने क्या बताया था, पावर और किसके आधार पे, टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को अलग अलग हम नेमिंग देते हैं। जैसे टर्म्स के आधार पे अगर मैं बात करूं, एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल। उसी तरीके से पावर के आधार पे जब एक पावर हो, यानी कि जब कोई भी वेरिएबल हो और इस पर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर 1 है तो इसको लीनियर, जब पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, जब पावर 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, और जब पावर 4 हो तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ठीक है, इसके बाद भी जो पावर आएंगे तो हम उसको बोलेंगे, उसके लिए स्पेशल नाम नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, लाइक दैट। टर्म्स में भी हमारे पास 3 टर्म से जब ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, लाइक दैट। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो अगर बेसिक यानी कि हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, यहां पे x वेरिएबल है और a b c जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट को। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी अल्फाबेट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को। वेरी गुड, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है। a b c ये सारे के सारे वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे x जो है ये x हमेशा बना रहेगा और a b c के जगह कोई ना कोई नंबर आएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये a b c जो है वो किसको दिखाएगा, कांस्टेंट को दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मैं ले लूं 5x² प्लस 3x प्लस क्या 4, 5x² प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ देखिए पैटर्न, देखिए x² का पैटर्न यहाँ है, ये देखिए x का पैटर्न यहाँ है, और ये देखिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ कोई भी x वगैरह नहीं, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ऐसा ही आपको हर एक जगह फॉर्मेट देखने को मिलेगा, किसके अंतर्गत, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत। और आपके इस क्लास 10th में आपको जो पढ़ना है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप स्ट्रक्चर अब पहचान जाएंगे ना। अगर एक बार स्ट्रक्चर पहचान लिया तो बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड 2 टर्म आए, आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझने के बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो देखिए जीरोस किसे कहते हैं और कॉफिशिएंट क्या है। जीरोस का मतलब, जीरो समझने की गलती नहीं करेंगे कि जीरोस मींस जीरो होगा। जीरो का यहाँ अर्थ है सॉल्यूशन से, यानी x की क्या क्या वैल्यू आएगी वही यहाँ क्या कहलाएगा स्टूडेंट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। x की जो आप वैल्यू लेके आएंगे वही जीरोस कहलाएगा। ठीक है, क्यों इसका नाम जीरो पड़ा, एक्चुअली में इसका ये आप समझ लिए कि x की वैल्यू को ये जीरोस कह रहे हैं। जीरोस के बदले एक और वर्ड यूज होती है, रूट भी। हम जानेंगे ये दोनों वर्ड्स क्यों नाम पड़ा और कैसे। फिलहाल के लिए आप यहां समझिए कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जैसे यहां पे मैं पूछूं कि x² की कॉफिशिएंट क्या है, तो बताइए क्या हो जाएगी x² की कॉफिशिएंट 5। यानी कॉफिशिएंट का क्या मतलब हुआ कि जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा जाए उस टर्म में, देखिए ये एक टर्म है ना, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। मैंने बताया था कि कौन टर्म बांटते हैं,
तो प्लस एंड माइनस मिक्स द टर्म। देखिए मैंने नोट्स लिखवाया था आपको कि प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं, और मैंने ये भी लिखवाया था कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नॉट मिक्स द टर्म। तो देखिए यहाँ पे 5x² अगर एक टर्म है और यहाँ मैंने पूछा x² की कॉफिशिएंट, तो x² को छोड़ के बाद बाकी जो भी चीज है वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉफिशिएंट हो जाएगी। तो बताइए तो यहाँ क्या है, x² को छोड़ के 5, सो 5 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक उसी तरीके से x की कॉफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 4। यहां इसी तरीके से आप बताइए x² की कॉफिशिएंट क्या है, a है, x की कॉफिशिएंट क्या है, b है, और ये रह गया c कांस्टेंट टर्म। तो जब कभी भी अगर हम a b c की बात करेंगे तो इस a b c को पहचान लीजिए, क्योंकि इसके आधार पर हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं a वो आए तो इसका मतलब क्या होगा कि किसकी कॉफिशिएंट की बात हो रही है, x² के कॉफिशिएंट की। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर b लिखा हुआ है तो ये किसकी कॉफिशिएंट की बात हो रही है, x के कॉफिशिएंट की बात हो रही है, और अगर c लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट टर्म है। यहां तक बात समझ में आ गई। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसी स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है, जहां पे x² की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y² हो सकती है, s² हो सकता है, t² हो सकता है, लेकिन यहां पे जो कांस्टेंट होगा वो a इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, b इसको रिप्रेजेंट करेगा, c। जैसे हम मान लीजिए हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 5, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 4। यहां पे a b c के अलावा हम दूसरा चीज नहीं लेंगे स्टूडेंट। यहां कुछ भी लिया जा सकता था, लेकिन a b c अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जो भी फॉर्मूला हमारा बनेगा a b c पे बनेगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये तो आप बात समझ गए कॉफिशिएंट क्या है, और जीरोस भी आप समझ गए कि x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पे इरेज करता हूं। यहां आपसे एक टर्म आएगा, आप अभी बस समझते जाइए, फिर इसका यूज हम क्वेश्चन में दिखाएंगे। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो जीरोस को हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, यानी कि 2 जीरोस आएंगे। ये क्या होता है, घबराना बिल्कुल नहीं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लिए कि सम ऑफ जीरोस, आप फॉर्मूला लिखते जाइए या फिर हम इसको नीचे लिख देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ b बाई ए, ये फॉर्मूला आप लिखिए। सम ऑफ जीरोस को ही हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई ए। ये सेम ही चीज है, सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। और एक दूसरा टर्म है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट, c बाई ए। तो c क्या है यहां पे, c है कांस्टेंट टर्म और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको ध्यान रखिएगा, जब मैं a बोलूं मींस व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x², जब b बोलूं तो व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, जब c आए तो क्या मतलब, कांस्टेंट टर्म। ये देखिए फॉर्मूला में यूज हो रहा है ना ABC, तो आपको इसलिए मैंने कहा कि ये पैटर्न जो है इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा भी हम लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए इसका भी क्या रिजल्ट आ जाएगा, c बाई ए। यही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यह अल्फा बीटा क्या होगी, जीरोस होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी आप उतार लीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, फिर हम क्वेश्चन में जब पहुंचेंगे तो क्लियर होगा। इसको आप उतार लीजिए। जब कभी भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ जीरोस, तो हम सीधे निकाल सकते हैं इस तरीके से, और अगर हमसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम डायरेक्ट रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये वाली अगर पार्ट कंप्लीट हो गई तो एक और पार्ट है वो लिख लीजिए, और फिर इसका यूज जब होगा ना तो बच्चे आप आसानी से समझ लेंगे कि ये क्या था। तो इसको उतार लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगर समझ लीजिए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। क्या क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है, और आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है। तो उस केस में पॉलिनोमियल जब आपको जीरोस पता हो और पॉलिनोमियल लिखना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए ये हूबहू यही पैटर्न में आप लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा बीटा। कब, जब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता हो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको पता हो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता हो, और तब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो px जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा बीटा। यहां तक बात क्लियर हो गई, तो इसको भी उतार लीजिए। बस इतने ही चीज हमें करना था। अब हम सीधे आ रहे हैं एक्सरसाइज पे। ये क्या है क्या नहीं है ये सारी चीजें हम क्वेश्चन बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A आप ले लेंगे। 2A एक्सरसाइज, क्योंकि ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स हमारा अलजेब्रा का। इसके बाद हम बारी बारी से सारा अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे। पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर एक लाइन से कंप्लीट करके अलजेब्रा को हम फिनिश करेंगे। और ये काम हम लोग तेजी से करेंगे ताकि स्कूल में अगर आपके टीचर आगे हैं तो आप तेजी से अपने टीचर तक पहुंचिए और उसके बाद टीचर के पसीने छुड़ा देने हैं, ठीक है ना, ताकि टीचर आपको देखे तो सोच में पड़ जाए कि बच्चा क्या पूछेगा, क्योंकि आपको सब चीज़ आता होगा, ठीक है। मुझे आपको उस लेवल तक पहुंचा देना है कि आपसे क्वेश्चन डरे, आपसे टीचर डरे, ठीक है ना। चलिए तो 2A एक्सरसाइज 2A, और मैथ्स के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 95% से नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है। अगर आप आज से बस कंटिन्यू जितना मैं कहता जाता हूँ उतना बस करते जाइए, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप मैथ्स में आप देखिए कि आप, और जिसको कुछ भी नहीं आता है, जीरो भी है जो, वो भी 95 से कम नहीं लाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 2A की। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए कि कह क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस। ओके, देखिए यहां पे एक पॉलिनोमियल वाली बात जैसे आई कि पॉलिनोमियल को हम यहां पे px जैसे यहां लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहा है कि पॉलिनोमियल का आप क्या कीजिए, पहले तो जीरोस फाइंड कीजिए और फिर जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप बताइए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। चलिए तो पहले तो पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं कि लेट, मान लेंगे लेट px जो है ये किसके बराबर है स्टूडेंट, इसको एक काम करो आधे पार्ट में लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट px इक्वल्स टू, px को हम क्या दिया हुआ, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब सबसे पहले मुझे यहां इसको सॉल्व करना है और फाइंड करनी है जीरोस, और जीरोस का मतलब यहीं से क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का इक्वेशन, इस टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इनकी वैल्यू लाते हैं। जब भी ऐसा फॉर्मेट दिख जाए एक्स स्क्वायर फिर x वाला और कांस्टेंट टर्म वाला, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसकी वैल्यू लेके आते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है ये क्या है, तो अभी इसको समझ लीजिएगा, मैं बेसिक्स भी बताऊंगा आपको कि कैसे होगा। जब भी मुझे इस कंडीशन में जीरो लेके आना हो, तो x की वैल्यू लानी हो, तो इस पूरे पार्ट को px को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात, यहाँ पे px gx लिखा रहता है, बच्चे इससे कंफ्यूज होता है कि सर ये px gx क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये p जो है ये पॉलिनोमियल के लिए p लिखते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप p ही लिखिए। आपका नाम क्या है, अगर मान लीजिए आपका नाम सौम्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, s लिख सकते हैं यहाँ पे s, और यहाँ मान लीजिए x लिख सकते हैं। या किसी का नाम मान लीजिए क्या है, राम है, तो r यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिखेंगे ये बस फिक्स है। ये वाली चीज जो है ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसी का नाम क्या है, नितिन है, तो n से ऐसे लिख सकता है। किसी का नाम शेखर है तो क्या लिख सकता है, s से लिख सकता है।
ठीक है, किसी का नाम दिव्यांश है तो क्या लिख सकता है, डी से लिख सकता है। अब लेकिन ये सारी की सारी ये वाली जो चीज़ें हैं स्टूडेंट, ये नेमिंग के लिए हैं, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में जो x है ना, ये नेमिंग के लिए नहीं है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमने लिखा y² + 5y + 8, तो यहाँ वेरिएबल किस फॉर्मेट में है बाबू बताइए आप, y, तो यहाँ s के जगह आप कुछ भी रख सकते थे, बट आपके ब्रैकेट में आपको क्या रखना है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे y वेरिएबल के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y। बात समझ में आ गई। कहीं पे अगर ऐसा है 5t² + 6t + 7, तो यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में क्या यूज हो रहा है, t, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में आप क्या रखेंगे, t रखेंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पे यूज हो रहा होगा 8w² + 5w + 10, तो यहाँ वेरिएबल के रूप में w यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, w। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ ये जो कैपिटल लेटर्स में जो हम लिख रहे हैं, ये केवल और केवल उसका नेमिंग है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। बट यहाँ जो ये नंबर है यहाँ जो नंबर है x y t, ये कौन सा है बाबू, ये यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स में, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है, उसको यहाँ लिखना है। यानी ये फिक्स है, ये आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, ये वही चीज लिखिएगा जो यहाँ वेरिएबल होगी। जैसे यहाँ वेरिएबल y है तो इस ब्रैकेट में y, यहाँ t है तो यहाँ पे t, यहाँ w है तो यहाँ w। तो अब ये चीज क्या है, ये बात समझ में आ गई ना, कि हमने इसका एक नेमिंग कर दिया px। आप चाहें तो इसका नेमिंग rx, tx, gx कुछ भी मन करे रख सकते हैं, लेकिन ये x वाला चीज आप x ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल क्या है, x है। और p कॉमन इसलिए हो गया, p और f ज्यादा यूज होता है, px और fx। f और फंक्शन के लिए यूज हो जाता है, और p जो है ना पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर p है ना, इसलिए p यूज कर देते हैं। वैसे ही आपकी मर्जी है कि आप px की जगह क्या यूज करना चाहें, लेकिन ये बहुत कॉमन है, इसलिए लोग इसका यूज कर लेते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो फिक्स हैं। वो चीजें क्या हैं, वो चीजें फिक्स हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है वही लेंगे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। प्रत्येक बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो जब हमें यहाँ से जीरोस निकालना होता है, तो अभी हमें px को क्या मानना होगा, 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का रूल क्या है, आप सबको पता है? ओके, कुछ को नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए मिडिल टर्म का रूल क्या कहता है कि x² का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको गुणा करेंगे। x² के पास क्या कॉफिशिएंट है, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, तो 1 × 12 बताइए क्या हो जाएगा, 1 × 12 12 हो जाएगी। तो जो आ गया आपके पास पहला स्टेप, क्या करना है, फिर से ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ x² के आगे जो भी कॉफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म, इनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे, और उस प्रोडक्ट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 का यूज करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे, ये कितने टाइम्स में आ गई, 3 टाइम्स में, यानी ये हो गई 2 × 2 × 3, 12 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें चाहिए 7। यहां आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट इसको कहते हैं, क्योंकि बीच वाले टर्म को हमें 2 पार्ट में बांटना है। मिडिल में है 7 और x, तो x को अभी आप भूल जाइए, अभी आप केवल 7 को ध्यान रखिए, 7 लाना है। आप ऐसा सोचिए आपको क्या लाना है, 7। इस प्रोडक्ट को 2 ऐसे नंबर में बांटना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस बीच वाले नंबर के बराबर हो जाए, और अगर हम बात करें उन दो की मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाए। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं करके, सपोज कीजिए मैंने ले लिया 3 × 2, क्या आ गया 6, और एक टर्म आ गया 2। तो देखिए 6 × 2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12। ये हमेशा याद रखिएगा कि यहां से आप जो नंबर बनाएंगे 2, चाहे ये गुणा में और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहां से 2 ही बनाने हैं किसी तरीके से गुणा कर करके, और उस दोनों जो 2 नंबर आएगा आपका, उनका प्रोडक्ट इसी नंबर के बराबर होना चाहिए, जिस ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, यहां जो आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे इन दोनों का गुणा, ये और इसके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आना चाहिए, या ऐसा समझ लिए कि इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, क्या यहां देखिए तो 2 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4।
यहाँ 2 + 6, 2 + 6 4 नहीं, 2 + 6 8, और अगर 6 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 6 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और अगर 6 में से 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट बताइए 4। तो 7 तो आया नहीं, तो क्या नहीं आएगा क्या? तो हम दूसरा, जैसे यहां हमने 2 और 6 को ट्राई किया, हम इसी तरीके से कुछ और पैटर्न बना सकते हैं जैसी हमें जरूरत हो। तो क्या हो सकता है, 2 और 6 काम नहीं किया, अच्छा क्या ये 2 × 2 ये 4 और 3 क्या काम करेगा? 2 को एक नंबर ऐसा भी तो हो सकता है 4 और 3। देखिए 4 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन हो क्या 12, ठीक है। अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके, क्या 4 में से 3 घटाते हैं तो आएगा 7? क्या नहीं आएगा, लेकिन 4 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। वेरी गुड। तो यानी 4 और 3 हमें मिल गए। तो अब क्या करना है, इस x² को ऐसे ही रहने देना है, प्लस 7x को हम तोड़ेंगे और लिखेंगे क्या 4x। अब जो दोनों नंबर टूटे उनमें अपने आप ही x आप लगा दीजिएगा, प्लस क्या 3x प्लस क्या 12। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बस आपको आगे का क्या काम करना है स्टूडेंट, इन दोनों में और इन दोनों में क्या ढूंढ लेना है, कॉमन। बस कीजिए, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे। अच्छा यहां पे कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर यहां 4x और 3x ये जो आप लिए हैं, क्या इसका अगर सीक्वेंस ये 3x हम पहले लिख देते और 4x बाद में लिख देते तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, यहां पे आप इस 3x को पहले लिख सकते थे, ये 4x को बाद में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चाहे तो 3x हम यहां लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इसका यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में, आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में रख सकते हैं। बस आपका ध्यान ये होना चाहिए कि यहाँ जो भी है इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये वाला टर्म आ रहा है या नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है। कौन पहले आप लिखेंगे उन दोनों में से, किसको बाद में, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें से कॉमन, तो यहाँ पे x² में से x कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया x, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस क्या बताइए 4। देखिए यहाँ पे जिनको कॉमन नहीं लेना आता तो ऐसा समझिए, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, या जिन चीजों में हम कॉमन ले रहे हैं उन सारे टर्म में वो मिलना चाहिए। यहाँ मान लीजिए हमने 2 टर्म लिया है तो इसमें कॉमन हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, x हमने लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम अंदर में क्या लिखते हैं, तो जो चीज कॉमन हमने ली है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे x² में x से डिवाइड देंगे क्या बच जाएगा x, 4x में x से डिवाइड देंगे तो क्या बच जाएगा 4, ठीक है, इसलिए यहां पे लिख दिया। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये 3 है और ये 3 के टेबल में आता है, 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहां 3 जब हमने हटा लिया तो अब इस वाले पार्ट में यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 3 से डिवाइड देंगे 3x में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बच जाएगा x, तो x यहां प्लस 12 की जगह आप क्या लिखेंगे, तो 3 से फिर जो कॉमन आपने लिया उससे इसको डिवाइड देते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, सो 4 यहां पे। बात समझ में आ गई? और फिर देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आप यहीं पहुंच जाएंगे, 3 × x, और ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है इससे अंदर वाले को गुणा होती है, 3 × x करेंगे 3x, 3 × 4 करेंगे 12। बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स में 0 हैं, और मेरी जो ये इनिशिएटिव है वो मुख्य रूप से उन्हीं बच्चों के लिए जो मैथ से डर रहे हैं, जो मैथ से इतना डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है बस मैथ्स में किसी तरीके से पास हो जाना। नहीं बच्चे, मैथ्स को बर्डन बना के मत पढ़ो। मैथ्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ये तो प्यार करने वाला सब्जेक्ट है यार। इससे तो आप जितना प्यार करेंगे ये उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर तो मैं आ ही गया हूं ना, अब क्यों डर। अब आप किसी को भी बोले कि मैथ्स में कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, हो सकता है, बट मैथ्स में नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, जब आप ये सॉल्व करेंगे ना तो यहां आपकी इसमें बहुत खास बात क्या है कि इसमें आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, या आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं ये भी पूछने की जरूरत नहीं। इस स्टेप पर आके, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एकदम थर्ड स्टेप पर आके ये जो आपने ब्रैकेट में है, ये अगर ये चीज बिल्कुल सेम आ जाए तो आप सही हैं। एकदम सेम का मतलब जैसे x है तो x, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, एग्जैक्टली अगर सेम आ जाए तो मतलब क्या है। अब जैसे x + 4 की जगह 4 + x हो तो ये बात भी सेम ही है। मेरे कहने का मतलब कि यहां प्लस साइन है तो यहां भी प्लस साइन है, यानी कि बिल्कुल सेम चीज होनी चाहिए। अगर ऐसा दोनों जगह सेम मिल रहा है तो आप सही हैं, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बताइए। x + 4 आप कॉमन लेंगे तो बताइए यहां से क्या बच जाएगा। इस टर्म में से x + 4 हमने निकाल लिया तो यहां x बच जाएगा, और यहां से x + 4 निकाल लिया तो यहां बच जाएगी 3।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां के बाद का जो स्टेप होगा आप यहां से पे लिख सकते हैं, आप चाहें तो उन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आइए, तो x + 4 to x + 3 इक्वल्स टू क्या 0। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देखेंगे कि मैं डैट इंप्लाइज की साइन यूज कर रहा हूं। आप भी साथ ही साथ ये कोशिश करनी है 10th में मैथ्स बनाते वक्त कि आपकी मैथ्स की जो राइटिंग है, लिखने की जो शैली है वो भी सुधरे। मेरी ये बहुत कोशिश है, क्योंकि मैं देखता हूं मैथ्स को बच्चे समझते ही नहीं कि क्या बनाना है, कहीं भी कुछ भी लिखते हैं। तो आप मेरे साथ साथ इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके मार्क्स एग्जाम में जब आप टीचर देखें तो आपको बिल्कुल खुश हो जाए टीचर देख के कि बोले वाह। तो आपको लिखना है, एकदम साफ साफ लिखना है, इन साइन का यूज करना है, कोशिश करना है कि डैट इंप्लाइज एक साइड में हो, इक्वल टू एक लाइन में हो। हाँ, कभी हो सकता है कि हमें शिफ्ट करना पड़ जाए, बट ट्राई करेंगे कि हमारा इक्वल टू एक लाइन में रहे। ठीक है, चलिए अब जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, या तो हम x + 4 को रखेंगे तो ये प्रोडक्ट में जो चीज़ है उधर जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी और वो 0 हो जाएगी, या फिर हम x + 3 को रखें तो x + 4 उधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगी। जैसे इस बात को ऐसा समझिए, हम वैसा फिर लंबा लिखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे x + 4 निकालेगा, तो ये x + 3 क्या चीज़ में है, प्रोडक्ट में है, तो वो क्या हो जाएगी, इधर 0 के डिवीजन में आ जाएगी स्टूडेंट। और 0 में किसी को डिवाइड देते तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। दूसरा कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, मुझे x + 4 को नहीं x + 3 को बचा के रखना, बिल्कुल रख सकता है। x + 3 को अगर वो बचाएगा, उस केस में आप बताइए कि x + 4 को उधर भेजना होगा, तो 0 क्या आ जाएगा, x + 4। और ये बताइए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 में किसी से भी डिवाइड दीजिए, रिजल्ट 0 आएगा। अब इतनी लंबी चीजें हम नहीं लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, ये आपको बेसिक मैंने समझाने के लिए कहा कि x + 4 जो होगा, अगर यहां से आप x + 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी फाइनली रिजल्ट 0 देगा, और x + 3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी फाइनली रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो इतना लंबा ना लिख के हम इसको कैसे लिखते हैं, और दोनों ही सही है इसलिए दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसको ऐसा ना करके, ये आप बेसिक चीज समझ गए, हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से लिखते हैं कि x + 4, यहां से एक पार्ट उठाया x + 4, इसको भी 0 के बराबर इक्वेट किया, और यहां लिखेंगे और x + 3 = 0, इसको भी 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहां से x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, +4 उधर जाएगा तो -4, और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 उधर जाएगी तो -3। यहां आप लिखेंगे देयरफॉर x = एक आंसर आ गया -4 और एक आंसर आ गया -3। ये जो आंसर आया है ना स्टूडेंट, इसी को जीरोस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि x की जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि सर जीरोस क्यों नाम दिया, सॉल्यूशन कह सकते थे, वैल्यू ऑफ x कह सकते थे, ये जीरोस क्या मतलब कुछ मजाक है क्या, किसी को भी जीरो बना देना है? अरे नहीं भाई, किसी को भी जीरो नहीं बनाएंगे। आपके टीचर्स ने भी आपके कॉपी में गोल गोल लड्डू बड़े बड़े जीरो दिए हैं क्या? अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, ऐसा किसी के भी पास नहीं आया होगा। मुझे पता है आपके पास जीरो तो आएंगे, लेकिन वो कैसे जीरो होंगे, 1 पे आएंगे, ये डबल जीरो, करेक्ट। तो जीरो क्यों नाम है वो हम जानते हैं। देखिए आइए इसको मैं थोड़ा समझा दूं ये कॉन्सेप्ट को बहुत सारे बच्चों के मन में, और कई ऐसा नहीं कि बच्चों के मन में, ऐसे बच्चे जिन्होंने पास भी कर लिया है उनको भी जीरोस का मतलब पता नहीं कि जीरोस क्यों बोलते हैं, है ना। उनको बस ये समझ में आ गया कि चलो सॉल्यूशन का दूसरा नाम जीरोस होता है, लेकिन नहीं, यहाँ रीजन है जीरोस बोलने का। क्या रीजन है उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, ये समझने के लिए है। देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या है, px जो है वो क्या है स्टूडेंट, x²। समझिए कि क्यों जीरोस बोलते हैं। आज से आप भी ये बात की बेसिक चीजें समझ लीजिए। x² + 7x पूरा पूरा प्रॉपर दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको जीरोस क्यों बोलते हैं। अब आपके पास x की क्या क्या वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है ना, -4 और क्या आई है, -3। एक बार हम यहां x की वैल्यू क्या लेंगे, -4 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x की जगह मैंने यहाँ -4 रखा है, तो यहाँ जहां जहां x है वहां -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की स्क्वायर है तो x की जगह -4 की स्क्वायर +7 इंटू क्या, x की जगह -4 प्लस क्या 12। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये बताइए -4 की स्क्वायर, आप
देखिए स्क्वायर के साथ क्या है ना कि अगर माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो और प्लस का भी करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि माइनस 2 टाइम्स गुना होके पॉजिटिव हो जाती है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये क्या आ जाएगी 16, माइनस 4 की स्क्वायर 16। अब प्लस में है 7, माइनस में 4, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा प्लस माइनस, माइनस 7 4 जा 28। टेबल याद नहीं किए आप लोग? सभी लोग टेबल याद करेंगे, ठीक है ना? प्लस क्या 12। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले जो पॉजिटिव टर्म है उनको ऐड कर देंगे। तो बताइए क्या आ जाएगा 28 माइनस क्या 16 में 12 आप ऐड करेंगे 28। यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को यह दिक्कत होती है कि किसका ये 16 है माइनस में या 28 है माइनस में। देखिए बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो साइन होती है वो नंबर के जस्ट आगे वाली होती है। जैसे ये 16 जो है इसके आगे की आप देखेंगे, ये हो गई इसकी पीछे की पार्ट, तो 16 के आगे कुछ भी नहीं है, ये प्लस है। 12 के आगे क्या है, ये प्लस है, और 28 के आगे क्या है, ये माइनस है। हमें इस नंबर के पिछले साइन से कोई लेना देना नहीं है, हर एक नंबर का अपना आगे का जो साइन होगा वही उसका साइन होगा। तो यहां पे देखिए ये 16 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव, तो ये हो गया 28, 16 में 12 को ऐड किए और ये हो गई माइनस 28 जो है सेम, ये क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। अब देखिए जैसे ही आपने -4 यानी एक सॉल्यूशन जो आपने x की जो वैल्यू लेके आई थी, आपने उसको जैसे ही पॉलिनोमियल में पुट कर दिया x की जगह, रिजल्ट क्या मिल गया 0। यही वजह है कि हम इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी आपने वैल्यू निकाली है उसी में अगर दोबारा से रख देंगे तो रिजल्ट क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि इसको जीरोस क्यों बोलते हैं। ठीक, आपने अगर दूसरा -3 को भी आप रखेंगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा। दिखा दूं करके, चलिए देख लीजिए। अगर इसका दूसरा x की दूसरी सॉल्यूशन में रख दूं -3, तो फिर से इसी में रखेंगे तो x स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x की जगह क्योंकि मैंने -3 रखा है तो -3 के स्क्वायर। और -3 क्यों रखा है, क्योंकि ये सॉल्व करके आया। आप ऐसे वैसे कोई भी नंबर नहीं ले सकते, जो जीरोस जो फॉर्मेट जो नंबर आपने सॉल्व करके लाया है यानी -4 -3 उसी पर ये 0 देगा। तो p -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 7, x की जगह -3 प्लस क्या 12। हमने इसी वाले इक्वेशन में पॉलिनोमियल में फिर से x की वैल्यू रख दी। अब आप देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 9 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 प्लस क्या 12। फिर से देखिए प्लस में 12 और 9 है, प्लस में इनको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी 21 माइनस क्या 21, रिजल्ट क्या आ जाएगी 0। फिर से आपने क्या देखा, क्या रिजल्ट मिल गई 0। इसीलिए x की जो यहाँ वैल्यू आती है पॉलिनोमियल में, इसको हम एक नाम जीरोस के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आई होप कि आप ये बात अच्छी से समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। बच्चे आप अच्छे से समझ गए ना? जब आप अच्छे से समझ जाते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और अगर कोई नहीं समझ पाया ना तो अब इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। आपको इसको देखना है और समझना है, ठीक है ना? और कॉपी पेन लेके सब लोग बैठे हो ना? नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए, केवल वीडियो देखने से आप नहीं सीखेंगे, ठीक है? अब यहां तक हमने जीरोस निकाली, यानी क्वेश्चन का एक पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फिर से रीड कीजिए। क्या लिखा हुआ था एक्सरसाइज 2A का, फाइंड द जीरोस। तो हमने जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हो और कहे कि फाइंड द जीरोस, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने माना है पॉलिनोमियल px, उस px को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। और 0 करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया सॉल्व करने के लिए, वैसे सॉल्व करके अंत में x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हो गई जीरोस। अब इसका अगला पार्ट क्या कर रहा है कि सॉल्व करने के बाद कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। तो अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या है। अब अभी से पहले मैंने जो आपको बताया था सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही बात है, ठीक है? तो यहां आप लिखेंगे नाउ, ठीक है? पहला हम लिखेंगे यहां पे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो देखिए यहां पे 2 जीरो आए हैं ना, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस में, -4 प्लस -3। बताइए हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, -4 प्लस माइनस माइनस -3 इक्वल्स टू क्या, -7। यहां तक आ गया। अब यहां में रिलेशन बताने के लिए हमें क्या यूज करना है स्टूडेंट, तो इस माइनस को हम ऐसा लिखेंगे। अब देखिए इसको जरा, इसको हम लिखेंगे -7 बाई क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1।
ये यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी अलग चीज़ को? सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आप अपने पॉलिनोमियल में जाइए और देखिए कि ये 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस 7 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ देखिए 7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो आप इसको यही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन आगे रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x बाई ये 1। देखिए कहाँ किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? यानी कि सम ऑफ जीरोस का जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमें इस प्रकार अरेंज करके लिखना है ताकि हम उसको कोफिशिएंट से क्या कर पाएं, रिलेट कर पाएं। यही रिलेशन जो जीरोस का है और ये जो कोफिशिएंट का, यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था। तो एक तो हो गया क्या, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा स्टूडेंट, तो जीरोस हमारे पास क्या क्या है, -4 और -3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -4 इंटू -3 क्या आ जाएगा बताइए, 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस 12 आ गए। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 12/1 लिख सकते हैं। 12 क्या है हमारा, देखिए तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए, ये टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता था, इसलिए 12 के बदले हमें यहां क्या लिख के दिखाना होगा, कांस्टेंट टर्म बाई 1 क्या है, तो देखिए कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का। यहां कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, मतलब 1 है छिपा हुआ, ठीक है ना। जीरो भूल के मत बताना, क्योंकि जीरो का मतलब 0 इंटू समथिंग, मतलब सब जीरो हो जाएगा। जहां कुछ भी नहीं है वहां पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही थी रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी। तो पहले तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया, एंड जीरोस के बाद जो हमें रिलेशनशिप कहा गया था कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप, तो आपको वो ऐसे ही करके फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक बात समझ में आ गई, तो इसको उतारिए। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में रूट आ रहा है, और मुझे पता है कि आप सबकी ये क्वेश्चन होगी, सर क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्योंकि उसमें रूट आ रहा है। तो मैं समझ गया आपकी बात, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सब करके दिखाता हूं। लेकिन देखिए एक एक प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो आप क्या बनाएंगे, है ना। तो चलिए मेरी कोशिश है कि आपको ऐसा बना दूं कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़े, आप खुद ब खुद आंसर लाने में क्या हो, सफल रहें, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट, हाँ। और कॉपी पर उतारिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, सबको इसको नोट डाउन कीजिए और यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये चीजें मैंने इधर लिखी हैं, बट आपको किधर लिखनी है, नीचे नीचे लिखनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिर से देखिए स्टूडेंट, यहां भी वेरिएबल के फॉर्म में x है, तो हम क्या मान लेंगे, px। क्या मान लेंगे स्टूडेंट, px इक्वल्स टू, आप चाहे तो यहां लिख देंगे लेट px इक्वल्स टू, px की क्या वैल्यू है, 2√3x, 2√3x स्क्वायर -5x प्लस √3। ठीक है, ये रहा हमारा क्या क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रूट से बिल्कुल क्यों घबराते हो इतना, रूट से, हाँ। चलिए घबराइए मत, बहुत आसान है, अब आगे से मत घबराना। अब मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करनी है। तो जीरोस के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि आपने जो px माना है, इस px को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे फिर जो चीज़ जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या रूल बताया था, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ जो भी चीज़ प्रोडक्ट में वो सारी की सारी कॉफिशिएंट हो जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ने के बाद बताइए क्या बच जाता है, 2√3। तो हमारे पास 2√3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगी, √3 दो टाइम्स है तो क्या आ जाएगा बताइए, रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 6। ओके, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको ये जानने की इच्छा हो रही है कि सर रूट में अगर सेम नंबर अगर दो टाइम रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, तो प्रोडक्ट से सिंगल नंबर कैसे बाहर आ जाता है, क्या बता दूं? ओके चलो जान लो, एक एक चीज जाननी है हमें, है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या कहा हमने कि अगर सेम रूट है तो अगर सेम रूट वाले को गुणा करते हैं तो रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हमें ध्यान देने होंगे। एक्सपोनेंट का एक रूल क्या कहता है कि अगर सेम रूट में ए बी है तो यहाँ से क्या होगा, ए को अलग लिख सकते हैं और रूट बी को क्या लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, है ना। बस समझ में आ रही है। अरे समझ लो ना, सेम छतरी में दो लोग हैं, हाँ, तो आम एग्जाम्पल में इसको आप मत लीजिएगा कि एक ही छाता में दो लोग चल रहे थे बारिश में, दोनों में हो गई अनबन, तो दोनों अगर अलग अलग होंगे तो वो एक छाता बट के दो छाता हो जाएगा। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा, लेकिन रूट वाले केस में ऐसा होगा। यहाँ अगर रूट के अंदर दो नंबर प्रोडक्ट में हो, याद रखिएगा प्लस और माइनस की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। और आपके एक्सपोनेंट का एकदम थंब रूल है कि एक्सपोनेंट वर्क्स ओनली ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे एक्सपोनेंट काम नहीं करते। तो जब रूट के अंदर दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो उनको हम सेपरेट रूट के साथ बाहर लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इसका उल्टा भी होगा कि अगर दो नंबर स्क्वायर रूट में हो, जैसे कि स्क्वायर ही रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक क्यूब रूट हो एक स्क्वायर रूट हो, तो ऐसा नहीं करेंगे। रूट दोनों के सेम हो, या तो दोनों क्यूब रूट हो या दोनों स्क्वायर रूट हो, जो भी है। तो अगर दोनों नंबर रूट में हो और प्रोडक्ट का साइन हो तो उनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो जैसे यहां देखो √3 × √3 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके चलिए, अब बताओ कोई भी नंबर दो टाइम्स गुणा हो तो उस पर क्या आ जाती है, पावर 2 आ जाती है। तो क्या आ जाएगी, पावर 2 आ गई, ठीक है ना। यहां मैंने ये इसको किसके बराबर में लिखा है, ये इसको इस तरीके से हमने लिखा। फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेम नंबर अगर गुणा में हो दो टाइम्स तो स्क्वायर लगाते हैं, 3 टाइम्स तो पावर 3 लगाते हैं, यानी क्यूब करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे कि अगर मैं आपसे कहूं कि x पे ये रूट है और x को मैं इस रूट के साथ नहीं पावर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मुझे आप इसको पावर के फॉर्म में, यानी x पे आप छतरी मत डालो, आप इसके ऊपर बोझा डाल दो, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप छाता लेके जा रहे हैं, किसी ने आपसे छाता लिया और अपना थैला आपके ऊपर थमा दिया। कुछ ऐसा ही हम x के साथ करने जा रहे हैं कि x की छतरी हमने वापस ले ली और हमने कहा कि इसके इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्या कर दो, कुछ बोझा डाल दो। तो क्या आप डालेंगे, पावर एक्चुअली में क्या है, बोझ है, लेकिन पावर का अपना एक मजा भी है। तो यहाँ देखिए ये जो रूट है स्टूडेंट, इस रूट को अगर हटा के हमें इसी को ऐसा लिखना है कि ये इसके इक्विवेलेंट ही हो, तो रूट को हटा के पावर के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। तो स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2, क्यूब रूट होता तो क्या लिखते, 1/3 लिखते। तो बात समझ में आ गई ना। अब यहां पे आप समझिए कि ये √3 स्क्वायर है, तो मैं चाहता हूं कि 3 पर रूट ना लिखूं, तो पावर के फॉर्म में क्या लिखूंगा, रूट हटा दूंगा तो वेरी गुड, क्या आ जाएगी, 1/2। अब एक्सपोनेंट का एक और रूल हमें चाहिए। एक्सपोनेंट की एक और रूल क्या कहती है कि a पे पावर m हो और उन सब पे पावर क्या हो, n हो, तो a पे पावर क्या हो जाती है स्टूडेंट, m × n। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बात है कि 3 पे पावर 2 और उस पे पावर 1/2, तो क्या हो जाएगी, 2 × क्या, 1/2 हो जाएगी ना। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 2 डिनोमिनेटर में, इससे ये कट जाएगा, तो बताइए क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल बच जाएगा 1 और 3 पे पावर 1 का मतलब 3। तो जब सेम नंबर दो टाइम्स अगर रूट में गुणा होते हैं, या ऐसा कंडीशन रहे या ये कंडीशन रहे, क्योंकि बात दोनों सेम ही है, तो हम डायरेक्ट इतना लंबा प्रोसेस ना दिखा के ये वाला प्रोसेस, ये वाला, उसके बाद ये वाला, तब जाके 3, ऐसा हम नहीं लिख के हम डायरेक्ट इस कंडीशन पे भी अगर है कहीं
तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में ये इतनी सारी प्रोसेस छिपी हुई है, लेकिन आपके टीचर ने आपको ऐसा नहीं बताया। आपने के टीचर ने आपको क्या बताया, रट लो बच्चे कि सेम नंबर जब रूट में गुना हो तो नंबर रूट से बाहर हो जाता है, और आपने रट लिया। रट के मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स से बोर हो ही जाओगे। ये रटने की चीज नहीं है। बाद बाकी दुनिया की सारी सब्जेक्ट तुम रट सकते हो, लेकिन मैथ्स, वैसे तो मैं कहूंगा कि कोई भी चीज रटना नहीं, समझना है। समझ लोगे तो ताउम्र याद रहेगी, ठीक है। लेकिन मैथ्स तो बिल्कुल, इसके बारे में, रटने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। इसको आपको समझना ही है। तो आप यहां से आप समझ गए, अब बात समझ में आ गई ना क्यों ऐसा होता है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, वो भी समझोगे, ठीक है। देख लो इसका दूसरा मेथड भी, कि क्यों अगर 2 नंबर रूट में गुना हो तो उस नंबर से रूट हट जाता है। एक तो हमने ये मेथड जाना, एक और वो भी एक्सपोनेंट की ही मदद से आएगा। जैसे सपोज करो √3 इंटू √3 है ना। तो हमने अभी आपको सिखाया ना कि अगर कोई चीज़ रूट में हो और रूट अगर हम हटा दें तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पावर के फॉर्म में 1/2 रख देंगे। तो ये वाली चीज़ इसके इक्विवेलेंट ही है। तो बताओ √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। गुड, प्रोडक्ट की साइन है, प्रोडक्ट। फिर इस √3 के लिए भी 3 पे पावर 1 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन पे आएंगे अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सपोनेंट की एक और रूल हमें याद आ रही है और आपको भी याद आनी चाहिए। क्या रूल काम करेगा बताइए जल्दी फटाफट। नहीं याद आई? अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब क्या होता था, बेस सेम होता था और 2 नंबर जिसमें बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बीच में प्रोडक्ट की साइन हो, तो पावर क्या हो जाते थे, जुट जाते थे ना। और डिवीजन में होता था तो घट जाते थे। यहां प्रोडक्ट है तो बताइए बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो एक बेस लिखोगे और पावर को जोड़ दोगे तो 1/2 प्लस क्या लिखोगे, 1/2। बताइए यहाँ पे 3 पे पावर क्या आ जाएगी, यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1 प्लस क्या 1, 3 पे पावर क्या आ जाएगी 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 पे पावर आ जाएगी 1 बराबर क्या 3। तो ये एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 नंबर अगर रूट में अगर हो तो उनके प्रोडक्ट के कारण वो एक नंबर, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 × 3 है तो वो 3 कैसे हो जाता है, तो आप एक्सप्लेन चाहें तो इस मेथड का यूज़ करें, चाहे इस मेथड, आप इसकी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट थी, जो बहुत सारे बच्चों को, इवन कि वो ग्रेजुएट हो गए हैं, बीटेक कर लिया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। क्यों? बच्चे की गलती नहीं है, टीचर ने उनको नहीं बताया। तो आज से रटना बंद, हम सारी की सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो स्टूडेंट बन के नहीं, बल्कि उस सब्जेक्ट के मास्टर बन के निकलेंगे कि वो किसी को समझाने के काबिल हो सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करूं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, जिनको भी मैथ से लगाव है, नहीं है तो हो जाएगा, और जिनको है उनके लिए मैं चाहता हूं कि वो एक एक चीज को जाने, तो उनका मैथ्स के प्रति और जो प्रेम है वो बढ़ जाएगा। चलिए मैं सबको मिटा रहा हूं। यहाँ पे जितने भी एक्सपोनेंट के रूल मैंने यूज़ किए हैं, आप एक बार एक्सपोनेंट के सारे रूल्स को पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट चैप्टर आपके क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 इन तीनों में था। तो आप एक बार उनके जो रूल हैं वो सब पढ़ लेंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम के हैं। चलिए हम फिर से पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ बताइए, अब ये क्लियर हो गया ना, 2√3 इंटू क्या √3, जहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √3 क्या आ जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2√3, अरे 2√3 का मतलब हुआ 2 इंटू √3, इसी को 2√3 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगी 3 इक्वल्स टू क्या 6। अब 6 का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या आ जाएगा 2 और 3, हमें बीच में सेंटर में क्या चाहिए 5 चाहिए। तो 2 और 3 से 5 कैसे बनाओगे बताओ जल्दी फटाफट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ 5 किस में, माइनस में है, तो हमें माइनस चाहिए, तो डैट मीन्स क्या देंगे -2 और -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी -5। यहाँ के सिचुएशन, यहाँ का साइन देखते हुए हमें काम करना। तो जो बाकी चीज तो ऐसे ही रहती है, फटाफट कीजिए। बाकी चीजें यहाँ क्या करेंगे, x लगा देंगे, तो एक पार्ट हो गई 2x माइनस क्या 3x प्लस क्या √3। देखिए इन दोनों का सम -5x हो गया,
x अपने आप जो वहां से दो पार्ट टूट के आएगी उनमें हम x ये वाला जो चीज़ है वो लगा देंगे। अगर ये y में होता तो y लगा देते, ठीक है। चलिए डैट इंप्लाइज का साइन एकदम देते हुए आप लोग बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से अब हमें क्या करना है, जब मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट कि यहाँ वाले टर्म्स में से कॉमन लेनी होती है, ये दोनों में से और फिर इन दोनों में से। तो चलिए कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे, और x भी तो कॉमन है 2x, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3, यहाँ से 2 ले चुके हैं, x एक ले लिया है तो √3 और x बच जाएगी। यहाँ से 2x हमने ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1। बात समझ में आ गई। ये देखो ये मैं समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ कि आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। माइनस, अब यहाँ पे पहले देखो कुछ कॉमन वमन हो रहा है कि नहीं। आप कहेंगे सर दिख तो रहा है कि 3 और यहाँ 3, लेकिन इसको कॉमन ले कैसे। कोई बच्चे ऐसा नहीं करना कि 3 कॉमन ले लेना और यहाँ समझना √3 भी कॉमन है। पहले मुझे इसको इसके फॉर्मेट में लाना होगा। तो बताइए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने सीखा कि √3 × √3 क्या है 3 के बराबर है, तो ठीक उसी तरीके से कभी हमें 3 को भी ऐसा हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ हमें यही करना है। 3x की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, √3 × √3 × क्या x, तो ये 3x के बराबर हो जाएगी प्लस क्या √3। अब आपको दिखेगा कि यहाँ वाले टर्म और यहाँ वाले टर्म में कुछ कॉमन है, तो हमें एक स्टेप और यहाँ पे जाना होगा। इसको आप ऐसे ही रहने दें, 2x √3x - 1 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है √3 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो √3x। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाले जो भी हैं उनका साइन पलट जाता है, यानी जो प्लस में होगा वो माइनस, जो माइनस में होगा प्लस। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि गुणा टर्म नहीं बांटता, तो √3 × √3 × x ये एक टर्म है। ये टर्म किस में था, तो इसका अगला साइन माइनस था, ये पूरा टर्म माइनस में था। लेकिन माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये वाला टर्म किस में हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला टर्म पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। √3 कॉमन ले लिया, कुछ बचा नहीं, यहाँ पे क्या बच गया 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको मैंने बताया कि चेक करना है, क्या चेक करते हैं, जो ब्रैकेट में आई एकदम सेम मिल रहा है तो हम सही हैं, तो देखिए तो सेम है, बस आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन आप लेंगे, क्या होगा √3x - क्या 1, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगी 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा √3। इतनी सी बात समझ गए आप। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तब तो समझ ही गए, हो ही गया काम। चलिए तो यहाँ से स्टूडेंट अगला जो स्टेप है, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब दोनों प्रोडक्ट में हो तो एक बराबर 0 और दूसरे को भी बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देयरफॉर देके ऐसा कर दीजिए, देयरफॉर √3x - 1 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर 0, और इसको भी इसके बराबर में 0 कर सकते हैं कि 2x - √3 बराबर क्या 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले √3x, पहले दूर के संबंधी, पहले दूर वाले संबंधी उधर जाएंगे, फिर निकट वाले। तो दूर वाले संबंधी करने का जो पहले प्लस माइनस में उनको हम इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, उसके बाद में जो प्रोडक्ट में है वेरिएबल के साथ उनको भेजेंगे, ठीक है ना। तो पहले -1 उधर जाएगा, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट +1। देखिए 0 अगर यहाँ हो ना तो इधर से कोई माइनस में हो तो उधर जाके बस प्लस में वही नंबर लिख दे, क्योंकि 0 + 1 1 ही होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ प्लस में है तो उधर जाके सीधे माइनस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 - समथिंग माइनस में होगा, इसलिए वो स्टेप हम नहीं लिखते। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई क्या √3 प्रोडक्ट में, तो इधर डिवीजन में, और यहाँ पे और आप लगा के ऐसे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे अब बताइए क्या हो जाएगी 2x, ये -√3 उधर जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए +√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। तो आप मुझे यहाँ से बताइए देयरफॉर x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, एक आ गई 1/√3 और एक आ गई √3/2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए जीरोस हो गए, यानी हमने जीरोस को क्या कर लिया फाइंड कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। तो जीरोस को हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, रिलेशनशिप फाइंड करनी है कोएफिशिएंट के बीच। आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूं, इसका नेक्स्ट पार्ट उस साइड लिखने में क्या होता है, कुछ पार्ट छूट जाते हैं।
या छोटे लिखने पड़ते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया आपने, गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुई, अभी हम बस जीरोस निकाले हैं। देखिए हमें px की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने रहने दिया है, आपके लिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट ऊपर का है पार्ट, ठीक है ना, यानी ये पार्ट हमारे काम का नहीं, काम का है, अंत में है, आपको इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरोज आए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब हमारा जो लास्ट लाइन था वो था x = 1/√3 और एक थी हमारे पास √3/2, ठीक है। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। अब इसके बाद से आपको नाउ करके पढ़ना है। नाउ क्या करेंगे रिलेशनशिप के लिए, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, तो देखिए यही दोनों जीरोस है ना, तो क्या आ जाएगा, अब बताइए इनका सम करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगी 2√3। देखिए स्टूडेंट, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो √3 और ऐसे 2 लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी रूट वाला जो टर्म हो और एक बिना रूट में हो तो बिना रूट वाला को आगे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम √3 से करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 2 + 2 से जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगी √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको पता है सेम नंबर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट बाहर हो जाएगा, 2 + 3 क्या 5 अपॉन क्या आ जाएगा 2√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब आप अपने इस पॉलिनोमियल को देखिए कि क्या यहाँ हम रिलेशनशिप फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ रिलेशनशिप दिखाना होता है ना कोफिशिएंट का। तो देखिए 5 हमारा कौन सा है, अब देखिए यहाँ 5 हमारे पास किस में है, प्लस में है, और यहाँ पे 5 किस में है, माइनस में है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, -5 बाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, इसको 2√3 रहने दीजिए। तो देखिए -5 लिखने से ये 5 का 5 ही रहा। अब यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं फाइनली वो जो रिजल्ट आई है, तो -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और आगे का माइनस साइन आप रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, बताइए 2√3 किसका कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट है ना 2√3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। यही था रिलेशनशिप। एक और हमें फाइंड करना होता है, तो एंड यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट में एक जीरो ये और एक ये गुणा करेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/2। अब आप यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो मैंने आपको अल्फा इंटू बीटा लिखाया था, ये होती थी क्या, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता था -b/a और ये होता था c/a। तो c की जगह यहाँ पे क्या है बताइए √3 और a की जगह क्या है 2√3, ठीक है। तो क्या इसको वैसा फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए √3 की कमी है ऊपर और नीचे, हम सेम चीज़ से अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर गुना करें तो इस पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अब बताइए ऊपर में हमारे पास कौन सी नंबर आ गई √3 और नीचे क्या आ गई 2√3। हमें यहाँ पे अक्सर जरूरी नहीं कि ऐसा मिल जाए कि एग्जैक्ट उसकी जैसा मिले, तो हमें अगर ऐसा नहीं मिलता तो हम उसको उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया, √3 से √3 कट जाएगी तो अल्टीमेट आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। अब उस √3 की जगह आप क्या लिखेंगे, तो √3 देखिए क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 2√3 क्या है, तो देखिए x² के कोफिशिएंट, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। यही रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी थी। जल्दी से उसको उतारिए। चलिए मैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए आपके पास बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं सो सेम है।
कहाँ तक? 12 तक आपको बनाना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और साथ में आपकी और कोई क्वेरी होगी किसी और चैप्टर से रिलेटेड, या आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और किस किस ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली एनसीईआरटी से और आरएस अग्रवाल से, वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, आरएस अग्रवाल की ये बुक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फिर से लेट कर लेंगे पी एक्स, क्योंकि एक्स है वेरिएबल तो यहाँ पी एक्स ले लेंगे। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर ये तो फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, ये तो दूसरे ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन आसान हो गया एक तरीके से, लेकिन चलिए आपको, चूंकि आपकी आदत है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, ये ए एक्स स्क्वायर तो है और ये सी भी है, ये बी एक्स क्या हो गया? गायब। तो अगर ये ना हो तो आप इसको उस पैटर्न पे ला सकते हैं। आप इसको सिंपली जो टर्म ना हो उसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास समझ लिए कि इसको प्लस में लिखिएगा जनरली। तो जब भी अगर बी एक्स नहीं हो तो आप जीरो, उसको क्या लगा दीजिए? जीरो एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो एक्स का मतलब जीरो, और जीरो को किसी में जोड़ें या घटाएं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो प्लस हमने जीरो एक्स ले लिया और फिर माइनस 5 है उसको ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए आपका ये पैटर्न बन गया, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म वाला। अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मैं बना के दिखा दूं? चलिए आइए फटाफट करते हैं। तो चलिए, जब हम इसको बनाएंगे तो फाइनली हमें क्या करना होगा? इसको जीरो के बराबर इक्वेट करना होगा। और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि अब हम सॉल्व करें। ये पैटर्न हमें नहीं दिखाया, इसका हम यूज करेंगे बाद में जब भी हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी, वहां पे हमें इसकी जरूरत होगी। अभी फिलहाल सॉल्व करने के लिए फाइनली ये जीरो है, यानी जीरो माइनस क्या? 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जीरो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या? माइनस ऑफ 5। माइनस 5 को इधर आप भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगी बताइए? प्लस 5। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए यहाँ पे अगर टोटल, इस साइड की टोटल चीज को आप इधर ले आते हैं और इस साइड की टोटल चीज को उधर ले जाते हैं तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? इसका कारण आप समझ लीजिए कि जब इधर वाली टर्म जो भी है, मान लीजिए प्लस में था तो इधर आता तो माइनस, और ये वाला प्लस में था तो उधर जाता तो माइनस, ये माइनस माइनस अंत में कैंसिल ही ना होती। इसलिए हम जनरली ये चीज बताते कि अगर टोटल का टोटल टर्म जो हमारे RHS में है वो अगर LHS में आता है और जो LHS में है वो RHS में जाता है तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब बताइए जब स्क्वायर इधर हो और बराबर 5 और मुझे एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं, मुझे चाहिए x की वैल्यू, कैसे आएगी? तो जब स्क्वायर को हम इधर से उधर भेजेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रूट में। इस बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर दूसरे तरफ जाके इक्वल टू के उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका उल्टा भी होगा। जैसे सपोज कीजिए बाबू कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 25 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट अंडर 25 आएगी, ठीक है। और जहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे प्लस माइनस क्या आ जाएगी? 5। देखिए रूट से जो भी वैल्यू निकलती है उसकी दो वैल्यू आती है प्लस और माइनस में, और इसका यूज हम पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा करते हैं। बाद बाकी जगहों पे हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक जो आएगा हमारा इक्वेशन वाला चैप्टर, उसमें हम रूट से जब कोई चीज़ निकलेगी तो उसके दोनों वैल्यू लेंगे। क्या आपको पता है कि कोई भी चीज़ रूट से जब निकलती है तो प्लस और माइनस में क्यों आती है? नहीं मालूम? जानना चाहेंगे? चलिए जानते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए कि रूट 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, सही है। और इसी रूट 25 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते? -5 इंटू -5। -5 इंटू -5 भी पॉजिटिव वैल्यू देगा रूट 25 की, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। और प्लस नंबर भी 2 बार गुणा होंगे तब भी 25 आएगा। चूंकि 25 5 इंटू 5 भी आता है, यहां से एक बाहर निकल जाएगा ये 5, और यहां से बताइए निकल के आ जाएगा -5। हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दिस 25, कि ये 25 कैसे आया होगा हमें नहीं मालूम। क्या ये 5, इसके पीछे क्या हुआ होगा? क्या 5 को 5 से गुणा करके ये 25 आया है, या फिर ये -5 को -5 से गुणा करके आया है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो 25 सीधे रिजल्ट दिख रहा है। चूंकि ये दोनों ही फॉर्मेट में हो सकता है, प्लस वाले को भी गुणा करने पर, इसलिए एक आंसर इसका 5 भी हो सकता है
और अगर ये माइनस माइनस वाला गुना करके आया होगा, क्योंकि यहाँ तो हमें वो चीज़ दिखेगा नहीं, आप -5 इंटू -5 कीजिए, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगी ना। तो ये 25 क्या पता -5 इंटू -5 को करके आया हो, इसलिए एक आंसर हमारा -5 भी होगा। तो आप समझ गए कि अब जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम √4 की बात करें तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2, किसमें, प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2, सेम चीज़ यहाँ पे 2 निकल आएगा और यहाँ क्या आएगा -2। तो ये दोनों ही आंसर हो सकता है। प्लस -2 का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि एक आंसर 2 है, एक है -2। बात समझ में आ गई? चलिए, प्रत्येक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही मज़े के साथ हम लोग पढ़ेंगे या करेंगे। मैथ्स तो इतना आसान मैं बना दूंगा ना कि आप कहेंगे वाह सर पहले से क्यों नहीं बताया। ठीक है, मैं इसको इरेज करूं। चलिए देखिए, मैथ्स हार्ड है ही नहीं, बस टीचर नहीं बताते हैं आपको। इस बात के लिए मुझे दुख है कि टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि √5 तो बाहर आएगा नहीं, तो ये प्लस माइनस √5 है। ठीक है, अब प्लस माइनस √5 अगर ये है तो यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, x की जो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी √5 और एक हो जाएगी -√5। 2 जीरोज आ गए हमारे। जब भी रूट में जाएगा तो यहाँ से एक प्लस और एक माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो 2 जीरोज आ गए। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ क्या है, पहला सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट बताइए, इन दोनों का ऐड करेंगे, √5 प्लस -√5, बताइए क्या आ जाएगा, √5 -√5 बराबर क्या रिजल्ट आ जाएगी 0, और इसी को हम लिख सकते हैं 0 बाई क्या 1। और देखिए तो 0 कहाँ है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ये 0 वाला काम आएगा, ये 0 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है, और इसी को आप माइनस के साथ लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1 किसका है, तो देखिए x² के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये क्या 1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ओके, बहुत अच्छे। अब मुझे एक और पार्ट निकालना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो √5 इंटू -√5, जब गुणा करेंगे तो जो सेम नंबर है रूट से बाहर और एक प्लस एक माइनस में, तो माइनस क्या आ जाएगा, 25 नहीं है स्टूडेंट, क्या आ जाएगा -5, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आ जाएगी, है ना। अब देखिए ये 5 का है हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, -5/1, इसी को हम दिखाएंगे, -5 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ 1 के लिए कोफिशिएंट ऑफ x², ये जो यहाँ पे 1 है इसके लिए क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे अब। चलिए वेरी गुड। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आए कहीं पे कोई चीज़ अगर मिसिंग हो तो वहाँ आप क्या कर लेंगे, 0 लगा लेंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें bx तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, जहां पे क्या है कि हमें क्या मिसिंग है, इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग थी, bx मिसिंग थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो है कांस्टेंट टर्म मिस है, तो कैसे करेंगे, आइए मैं इसको इरेज कर दूं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो आपको अब कहीं किसी टीचर से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, तो मुझे पता है कि किस क्वेश्चन में फिर से आप फंस जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो कर ही लेंगे, कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा जिनका बेसिक्स नहीं हो पाया है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं उनके लिए आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मैथ्स और साइंस के लिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मैं इसको इरेज कर दूं और प्रत्येक दिन हमारी 1 या 2 वीडियो आती रहेगी और मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करूंगा। और क्लास नीचे के स्टूडेंट के लिए भी, यानी जो स्टूडेंट हमारे क्लास 9th के हैं, क्लास 8th के हैं, उनके लिए भी आएगी, और जो 10th, 11th और 12th के लिए हैं उनके लिए भी आएगी। ठीक है, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को,
तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली जो चैप्टर होगी वो आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी चैप्टर कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाते हुए चलिए और क्लास में अव्वल रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये है एक्सरसाइज 2A। ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं? एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल से, ठीक है ना। किससे हम कर रहे हैं? RS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेट कर लेंगे, लेट PX। देखिए मैंने RS अग्रवाल क्यों लिया स्टूडेंट? क्योंकि RS अग्रवाल बहुत ही कॉमन बुक है, तो जिससे कि सारे बच्चों तक मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है ना। और RS अग्रवाल अगर आपने कर लिया तो NCERT खुद ब खुद हो जाएगी। वैसे फिर भी मैं RS अग्रवाल को कंप्लीट करके NCERT के लिए भी जो क्वेश्चन होगी, जो जरूरी होगा बताना, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, RS अग्रवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT, ठीक है। बट RS अग्रवाल आपके लिए इसलिए है अच्छा क्योंकि इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो PX जो है वो क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 में जिसको हमने PX माना हुआ है 5y² प्लस ऑफ 10y, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यानी y² तो मौजूद है और यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे y है और मैंने क्या किया, जो लगातार x लिख रहे थे। तो आप ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे वेरिएबल y के फॉर्म में हो तो यहाँ क्या होगा? y हो जाएगा। तो py हो जाएगी 5y² प्लस 10y। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे बताइए? तो 5y² प्लस क्या, 10y प्लस 0। वेरी गुड। तो देखिए कांस्टेंट टर्म की कमी हमने पूरी कर दी। इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगी 5y² प्लस क्या, 10y। 0 की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस हमें ज़रूरत आएगी जहाँ पे, उसके लिए ये इक्वेशन हमारा काम करे। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ मिडिल टर्म का झंझट ही नहीं है, इन दोनों में आप कॉमन लीजिए। जैसे इससे पहले वाले में कांस्टेंट था, x² माइनस 5 थी, तो उस कंडीशन में हम 5 को सीधे इधर भेजेंगे, और इस वाले कंडीशन में इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगी बताइए? 5 और y कॉमन है तो 5y कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा अंदर में बताइए? y, और यहाँ क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 हट गए और y² की जगह y, प्लस यहाँ 5 कॉमन लिया तो 2 और y कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? अब देखिए ये दो चीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जब दो चीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो आप सीधे लिख सकते हैं या तो 5y बराबर क्या, 0, और लिख सकते हैं या तो y प्लस 2 बराबर क्या, 0। देखिए यहाँ से 5 को अगर आप उधर भेजेंगे तो 0/5 लिखेंगे, लेकिन 0/5 लिखने का कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ उधर जाए, उधर 0 है तो सीधे क्या रिजल्ट आती है? 0। और यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? +2 है तो उधर -2। यहाँ से आप लिखेंगे देयरफॉर y की हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और -2। ये आ गए हमारे दो जीरोस। अब हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। क्या आप लोग फाइंड कर लेंगे? मैं आगे बढ़ूँ? नहीं कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, देख लीजिए। 9 क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? तो बताइए, एक 0 है 0 और एक है -2, तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 0 प्लस -2। क्या रिजल्ट आ जाएगा बताइए? 0 में -2 ऐड करेंगे, -2 ही आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? -2। अब देखिए सम ऑफ जीरोस मैंने आपको क्या लिखाया था? सम ऑफ जीरोस होते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a। b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी कि जिस पे स्क्वायर नहीं होता है उसका कॉफिशिएंट, और ये होता है स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट, ठीक है ना। जो वेरिएबल स्क्वायर में होता है उसका कॉफिशिएंट a, जो वेरिएबल केवल वेरिएबल में होते हैं, स्क्वायर नहीं होता, उसका कॉफिशिएंट क्या, यानी कि जिस पे पावर 1 हो उसकी कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b। तो यहाँ -b लगता है फॉर्मूला में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो है 10 और यहाँ 5 है, तो क्या इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं? 5 से ऊपर नीचे हम कर दें गुणा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगी? तो देख लीजिए, तो मैं इस -2 को गुणा कर दूं 5/5 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? देखिए इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। ये आ जाएगी 5 × 2, यह आ जाएगा -10/5। देखिए तो अब रिजल्ट आ गई। ये 10 क्या है हमारा? तो यहाँ पे देखिए इस -10 को आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस अलग करके 10 लिख दीजिए और बाई क्या 5। अब इसी को आप लिख सकते हैं क्या?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए 10 यहाँ पे क्या है ना, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का होता है ना, तो माइनस हमने इसलिए बाहर कर दिया। 10 किसके जगह पे है, देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ वाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ में क्या लिखना होगा, वाई बाई। अब देखिए 5 कहाँ है, तो 5 है कोफिशिएंट ऑफ क्या, वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यही हो गया हमारा रिलेशनशिप। चलिए एंड करके हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास एक है 0 और एक है -2, 0 इंटू -2, आप जानते हैं रिजल्ट क्या आ जाएगी 0। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 0/1, लेकिन यहाँ पे चूंकि मुझे क्या लाना है, 5 लाना है, तो 0 के नीचे में किसी को भी आप डिवाइड कीजिए, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये 0 के ही बराबर होगी। और देखिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन जो बनाया था, अब यहीं से काम आएगा। देखिए ये ऊपर वाला जो ये 0 है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो बराबर में आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 5। देखिए हमने 5, देखिए वो हम 1 भी ले सकते थे स्टूडेंट, लेकिन हमें इसको समझना होगा कि हमें यहाँ इससे रिलेट करना है। तो यहाँ पे मुझे नीचे में चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ 5 है, तो 0 में आप यहाँ 1 से 2, 2 से 2, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ 5 लिया है, ताकि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या, वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 2A की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, क्वेश्चन नंबर कहाँ से 1 से 12 तक आपके लिए होमवर्क है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया है उसको आप दोबारा फिर से बनाएंगे, और बाद बाकी क्वेश्चन जो कि सेम टाइप के थे, क्योंकि जो भी अलग अलग टाइप था मैंने डिस्कस कर दिया, 1 से 12 तक आप इसको कंप्लीट बनाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत रह जाती है तो आप वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट में आप अपने सुझाव देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको फिर से जानना है। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो मन लगा के पढ़ाई करना, गर्मी बढ़ रही है, पानी पीते रहेंगे, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन को चलने के लिए आप जानते हैं ग्लूकोज के साथ साथ पानी की बहुत ज़रूरत है। तो ग्लूकोज आप जो भी राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उससे आपको ग्लूकोज मिल जाती है। या जो भी फ्रूट्स गर्मी में, क्यों गर्मी में आप देखते हैं सारे के सारे फ्रूट्स आपको मिलते हैं, उसमें ग्लूकोज बहुत होता है। और दूसरी चीज़ पानी, जो कि आप नहीं पीते हैं, वेरी बैड हैबिट, बहुत बुरी बात है। आपको पेरेंट, आपकी मम्मी आके देंगे गिलास तो ही आप पिएंगे, गलत बात। पानी की बॉटल को आप साथ में ही रखेंगे टेबल पे, और बस उसको क्या करेंगे, बीच बीच में ब्रेक ले लेके पानी पीते रहेंगे। इससे आप क्या करेंगे, आपकी दिमाग, ब्रेन जो होगी ना, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आपको आलस भी कम आएगी, और गर्मी से भी आप बचे रहेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसके बाकी क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है 13 से लेके 21 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।